साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है सेल सिग्नलिंग के नेक्स्ट पार्ट को अब हम कवर करेंगे। जैसा कि हमने रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को कवर किया था, तो अब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थोड़ा और कॉम्प्लेक्स पार्ट पर हम पहुँचेंगे। तो आज हम जिस प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाले हैं, वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट PI3 काइनेज AKT सिग्नलिंग पाथवे। तो ये बेसिकली पाथवे जो होता है वो सेल सर्वाइवल के लिए होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पाथवे है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इसको अगर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी स्टेप पर कोई भी परेशानी होती है, तो आज हम इस पाथवे को पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़े पहले पीछे की तरफ चलते हैं, जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जिस पैराग्राफ को हम रीड कर लेते हैं। तो PI3 काइनेज प्रोड्यूसेस लिपिड डॉकिंग साइट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या होता है, ये एक काइनेज है जो कि किसी प्रोडक्ट पे फास्फोराइलेशन करेगा, जो कि डॉकिंग साइट बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ताकि दूसरे प्रोटीन आके बाइंड कर सकें, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये जो प्रोटीन है, आरटीके के मॉलिक्यूल इन द प्लाज्मा में बाउंड एंजाइम PI3 काइनेज, दिस काइनेज प्रिंसिपली फास्फो दिस काइनेज प्रिंसिपली फास्फोराइलेट आयनोसाइटोल फॉस्फोलिपिड रादर देन प्रोटीन। मतलब क्या है, ये फास्फोलिपिड को फास्फोराइलेट करते हैं, और ये आरटीके और जीपीसीआर दोनों ही इसको एक्टिव कर सकते हैं, PI3 काइनेज को। बाकी अभी ये कैसे करेंगे मैं इसको क्लियर करूंगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखेंगे। जो कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, इट प्ले अ सेंट्रल पार्ट इन प्रमोटिंग सेल सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए होता है, राइट। तो ये आपको पता ही है कि बेसिकली जो यहाँ पे प्लाज्मा म्यूरेन लिपिड जो हम बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, वो फॉस्फेटिडिल आयनोसाइटोल होता है। तो सारी स्टोरी इसी के इर्द-गिर्द होने वाली है। तो होता क्या है, जैसा कि आपने इसके पहले पढ़ा था, जो हमने जीपीसीआर में जब हमने पढ़ा था, आपको याद होगा वहाँ पे PI45P2 था, मतलब PIP2 था, जो कि फास्फोलाइपेज सी क्लीव कर रहा था और उसको सॉल्युबल IP3 और डाइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा था। बाकी मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, IP3 कैल्शियम के चैनल को ओपन करता था, टैग जो था वो आपका क्या करता था, बहुत सारे काइनेज को एक्टिव करता था। इसकी स्टोरी मैंने आर्किडोनिक एसिड से बताई थी, एस्प्रिन वगैरह जो होते हैं वो इसको इनहिबिट करते हैं, राइट। बट क्या है कि जो आपका PI45 फॉस्फेट होता है, ये क्या होता है कि जब आइदर दूसरे जो फॉस्फोलाइपेज होते हैं, अगर इसमें एक फॉस्फेट का और ऐड कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, PI345 फॉस्फेट, राइट। और इसको बनने के बाद जो होता है, बहुत सारे ऐसे P10 फॉस्फेटेज होते हैं जो वापस से इसको रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं, और अगर इनका म्यूटेशन हो जाता है तो यहाँ पे कैंसर कॉज होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं आपको इसको व्हाइट बोर्ड पे एक बार फिर से बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। जैसा कि अभी तक हमने इसके पहले जो देखा था वो क्या देखा था, अगर आपसे बात करूँ कि हमने जो जीपीसीआर में पढ़ा, जीपीसीआर में हमने एक सिग्नलिंग में ये पढ़ी कि आपका ये जो मॉलिक्यूल था PIP2 था, जो कि फास्फोलाइपेज सी के प्रेजेंस में ये क्या हो रहा था, IP3 और डैग में कन्वर्ट हो गया। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, IP3 कैल्शियम के चैनल को ओपन कर रहा था, और डैग जो था वो बहुत सारे प्रोटीन काइनेज को एक्टिव कर रहा था। यही तो स्टोरी थी। बट क्या है कि साइमल्टेनियसली क्या होता है, यही जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपके जीपीसीआर और आरटीके दोनों ही जो होते हैं वो इसको एक तरह से कह सकते हैं रेगुलेट करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे PIP2 है, ये कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है PIP3 में, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो जो इसको लगाएगा वो क्या होगा? काइनेज होगा। तो वो जो काइनेज है, वो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इसमें स्टोरी में बात हो रही है। और एक काइनेज और है, जो क्या है, जिसको हम P10 बोलते हैं कॉमनली, P10 फॉस्फेटेस। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी फॉस्फेट को रिमूव करने का काम कौन करेगा? फॉस्फेटेस करेगा। ये जो प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है? ये जो रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब सेल्स की नीड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनती रहती हैं या ये चीज़ें छूटती रहती हैं। अगर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है तो ये प्रोसेस हो जाएगी, अन्यथा अगर सेल सर्वाइवर करना है तो ये जो होती है, क्योंकि ये PIP3 जो होता है, ये आगे चल के अभी हम देखने वाले हैं, ये AKT को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है? तो इस वजह से ये प्रोसेस होती है। बाकी यहाँ पे बस एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि चूँकि ये प्रोसेस है, अगर यहाँ पे P10 का म्यूटेशन हो जाता है, तो ये हमेशा PIP3 कंडीशन में रहेगा, ठीक है? तो मैंने ये बता रखा है कि हर चीज़ जो आपकी सेलुलर प्रोसेस में है, वो बैलेंस होनी चाहिए। तो किसी चीज़ की
बहुत ज़्यादा भी सेल्स के लिए हानिकारक होती हैं, तो अगर ये PIP3 कंडीशन में रह जाएगा और PIP2 में नहीं आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा कैंसर कॉज़ होगा। तो ये इतनी स्टोरी अभी आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, अब हम इसको वापस से देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है जो कि बहुत सारे कैंसर में ये पाया जाता है। तो अब हम इसको और फर्दर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक ये फिगर बनाया हुआ है, जैसे कि आपका क्या है ये पीआई जो है, ये आपका क्या है फॉस्फेटेडिल आइनोसाइटोल जो कि एक आपका मॉलिक्यूल है लिपिड का, ठीक है? सबसे पहले इसमें एक बार फॉस्फोराइलेशन हुआ तो ये पीआई 4 इस पोज़ीशन पे लगा तो ये फॉस्फेट हो गया। 2 बार इस पे फॉस्फेट लगा तो पीआईपी2 बन गया जिसको हम कॉमनली बोलते हैं। यहाँ पर किस एंजाइम ने काम किया? फॉस्फोलाइपेज़ एंजाइम ने काम किया जिसने इसको डाइएसाइलग्लिसरॉल आईपी3 में इसको ब्रेक कर दिया, राइट? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? बट ये जो प्रोसेस होती है ये साइमल्टेनियसली जो आपका 4-5 है, ये आपका 4-5-3 में भी कन्वर्ट हो जाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, तो यहाँ पे इस तरीके की एक कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है? अब हम फर्दर आगे की तरफ मूव करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये स्टोरी यहाँ पर इतनी हो गई। अब ये जो आगे बात यहाँ पर की गई है कि जो आपका ये PIP3 बनता है, प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिवेटेड पीआई काइनेज जो करते हैं, 1 सेकंड मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ। ये ये जो आपके एक्टिवेट काइनेज करते हैं, ठीक है? तो वो स्पेसिफिक डोमेन पे फास्फोराइलेट करते हैं जिसको प्लेकिस्ट्रीन होमोलॉगी होमोलॉगी डोमेन बोला जाता है। बट बेसिकली आपको यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपका प्लेकिस्ट्रीन है, ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया गया था। इन्हें प्लेटलेट एक प्रोटीन होती है जिसको प्लेकिस्ट्रीन बोलते हैं, ठीक है? तो वो जो होती है वो पीएच डोमेन होती है, मतलब जो आपके सिग्नलिंग प्रोटीन जो होती है वो बाइंड करते हैं पीआईपी3 से बाय एक्टिवेटेड पीआई काइनेज बाय स्पेसिफिक एक डोमेन होता है जिसको प्लेकिस्ट्रीन होमोलॉगी बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद पीएच डोमेन ये आपका इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। पीएच डोमेन जो होता है वो कंटेनिंग प्रोटीन जो होती है सीरीन थ्रेओनीन काइनेज ये आपका एकेटी है, आप ये हमेशा याद रखेंगे, जो कि एक्टिवेट करेगा इस सिग्नलिंग पाथवे को, जो कि ये इंसुलिन का डाउन रेगुलेशन पाथवे है। एक आप कह सकते हैं मतलब आप इसको ऐसा बेहतर बोल सकते हैं कि ये इंसुलिन मॉलिक्यूल के एक्टिव होने के बाद ये एक्टिव होता है, ठीक है? तो यहाँ तक स्टोरी आपकी क्लियर हो गई। अब हम इसमें जो नेक्स्ट पार्ट को बात करने वाले हैं, वो इस पूरे प्रोसेस के बारे में है। तो मान लीजिए कि कभी सेल्स के ऊपर एक सिग्नल आया, जो कि एक सर्वाइवल सिग्नल है, जो कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, जो PI4-5 फॉस्फेट है, राइट? अब ये मॉलिक्यूल ये आपके सेल्स में पड़ा हुआ है, जैसे ही टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हुए, ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद क्या होता है कि इसमें एक फॉस्फेट और ऐड हो जाता है, जो ये PI345 फॉस्फेट बना देते हैं। अब यहाँ से तो आपको कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि सेल्स की सिस्टम में 2 मॉलिक्यूल थे, आप इसको ऐसे समझ लीजिए PDK1 और AKT। AKT क्या है? आपका सेरीन थ्रेओनीन काइनेज है, ये मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। तो ये क्या है? इनके पास एक पीएच डोमेन होता है, उस डोमेन से जाके ये उसकी मदद से जाके ये बाइंड कर जाते हैं, ठीक है? इसी मॉलिक्यूल पर ये जाके बाइंड किए हैं। बाइंड करने के बाद क्या होता है जिससे फास्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ एकेटी बाय पीडीके1 एंड एमटॉर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे पहले ये जाके इस पे बाइंड कर गए। बाइंड करने के बाद पीडीके1 जो है वो अलग एक्टिव हुआ, ठीक है? और एमटॉर एक मॉलिक्यूल था जो साइटोसोल में ही इनएक्टिव कंडीशन में था, जो कि एमटॉर में आप जानेंगे कि इसके 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, बेसिकली 1-2 होता है। तो यहाँ पर जो 2 होता है वो आपका एक्टिव होता है। तो वो क्या करता है, वो आके जैसे ही यहाँ पे फास्फोराइलेशन कंडीशन होगी, वो एकेटी पर आके बाइंड करेगा। तो एमटॉर जैसे ही एकेटी पर बाइंड करेगा, तो एकेटी क्या करेगा, यहाँ से एक्टिव होके डिसोसिएट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जो कि एपोप्टोसिस कराती है, तो वो प्रोटीन का नाम है बैड, ठीक है? तो चूँकि ये बैड प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस की तरफ ले जा रही थी, अब चूँकि हमें सेल का सर्वाइवल कराना है, यानी कि सेल्स को मरने नहीं देना है, तो हमें क्या करना है, इस बैड प्रोटीन को फास्फोराइलेट कर देना है। तो एकेटी क्या करेगा, इसका फास्फोराइलेशन कर देगा। फास्फोराइलेशन होने के बाद क्या होगा, ये बैड जो होगा वो इनएक्टिव कंडीशन में आ जाएगा और एपोप्टोसिस जो होगी वो इन्हिबिट हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे इस पैराग्राफ को जब आप पूरा रीड करेंगे तो होता कैसे है कि चूँकि आपकी एक जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, जो आपको फर्दर आपको याद रखना पड़ेगा, वो है BCL2 फैमिली प्रोटीन्स होती हैं। तो ये क्या करेगा, BCL2 फैमिली प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। ये एक सिंपल सी मैकेनिज़्म है जो इस पूरे सिग्नलिंग में काम करती है।
तो अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहें तो मैं यहाँ पे एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या? हुआ क्या? जैसे इस पूरी स्टोरी को आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपका PIP-2 था, एक केस यहाँ पर ये हुआ कि चूँकि यहाँ पे काइनेज़ की मदद से फॉस्फेट लगाया जाएगा और एक फॉस्फेटेज़ की मदद से इसमें फॉस्फेट हटा दिया जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल आपका बन रहा था PIP-3, ठीक है? जिसमें आपके 3 फॉस्फेट लगे हुए थे। अगर यहाँ पे म्यूटेशन होता है तो एक कैंसर कॉज़ होता है जिसका वहाँ पे ज़िक्र किया गया। ये जो एंजाइम होता है वो P10 होता है, ठीक है? ये मोस्ट कॉमन एंजाइम होता है जो म्यूटेंट होता है कैंसर के केस में। अब ये स्टोरी यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं PIP-3 की। तो होता क्या है, मान लीजिए कि इधर साइड में रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज़ जो है वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद क्या होगा, ये काइनेज़ एक्टिव होगा जो इस पे फॉस्फेट ग्रुप लगा देगा और ये बन जाएगा PIP-3। यहाँ पर क्या है, आपका ये जो साइटोसॉल है उसमें क्या है, AKT जो है वो इनएक्टिव पड़ा हुआ है और PDK इनएक्टिव पड़ा हुआ है। यही तो स्टोरी थी, अगर आप इसको वापस से देख लें तो AKT और PDK-1 जो थे वो यहाँ पे इनएक्टिव कंडीशन में पड़े हुए थे। तो इस सिग्नल के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, इस डोमेन पर जाके बाइंड करते हैं AKT और PDK, ठीक है? तो क होता क्या है कि यहाँ पे जो डोमेन होती है, पीडीके जो होता है वो एकेटी को एक्टिव करता है और एक्टिवेट करता है, मतलब एनहांस करता है। और यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जो आपका एमटॉर होता है। कॉम्प्लेक्स कौन-सा होगा? सेकंड होगा। ये एक्टिव होके एकेटी के साइट पे आके बाइंड करेगा। तो जैसे ही एमटॉर यहाँ पे आके बाइंड करेगा, अब क्या होगा, एकेटी जो होगा वो नीचे आएगा। मतलब यहाँ पे डिसोसिएट हो गया। अभी तक क्या था कि प्लाज़्मा मेम्ब्रेन पर ये लगा हुआ था। आप समझने की इसको कोशिश कीजिएगा। एकेटी क्या था, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन पर लगा हुआ था, अब ये नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 2 प्रोटीन होती हैं, एक बैड होती है और एक BCL2 होती है, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चूँकि सेल्स में क्या है, एपोप्टोसिस जो कराती हैं, ये बात आप याद रखिएगा। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि सेल्स में अगर कुछ ऐसी खामियाँ पाई गई या वो यही इम्पोर्टेंट है, तो एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब हम जानबूझ के उसको ख़त्म कर देंगे अगर वो हमारे लिए हानिकारक हो रही है। तो उस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं, जिसको हम फर्दर आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे, बट आप अभी यहाँ पर केवल इतनी बात जानेंगे, इस प्रोसेस को कराएगा कौन? बैड कराएगा, ठीक है? मतलब भाई जो गंदी ची आप इसको सिंपल, अगर आप सरल भाषा में इसको याद भी करना चाहते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए, एपोप्टोसिस का मतलब जो सेल्स में गंदा मटेरियल था, खराब मटेरियल था या जो बैड मटेरियल था, तो बैड को कौन खत्म करेगा? बैड को बैड ही खत्म करेगा, गुड नहीं खत्म करेगा। तो मैं ये यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में ये आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ऐसे रिकॉल कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है? तो इस प्रोसेस को कराने की ज़िम्मेदारी बैड की थी। अब चूँकि हम इस प्रोसेस को हमें क्या करना है, हमको रोकना है, तो रोकेंगे कैसे? हम बैड को क्या करेंगे, जैसे ही एकेटी एक्टिव होगा, ये बैड पर एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देगा। तो जैसे ही इस पे फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देगा, ये क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव कंडीशन में आ जाएगा। अब जब ये इनएक्टिव कंडीशन में आएगा तो एक्टिव कौन होगा? BCL2 एक्टिव होगा, जो कि इसका फॉस्फोराइल जो क्या करेगा, एंटी एपोप्टोटिक जीन है, ठीक है? एंटी एपोप्टोटिक जीन है, तो ये जो पूरी स्टोरी होती है, ये यही सिग्नलिंग में इस बात को बताई गई है जिससे सेल ग्रोथ होगी, ठीक है? अब हम इसको वापस से और देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे जो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, बेसिकली ये आपको दिखाया गया है कि पीआई काइनेज़ एक्टिव होगा, जिससे एक्टिव एकेटी होता है, जिससे एक आपके टीएससी डोमेन होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ पे एक और जीटीपी की स्टोरी आती है, एक्टिव आरएच रैप जीटीपी होते हैं, जो फाइनली एम्टॉर को एक्टिव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में था कि ये एक्टिव टीएससी था, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पिछले में यहाँ पे दिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, टीएससी क्या है, एक जीएपी मतलब ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का एक प्रोटीन है, जो कि टीएससी इसको बोला जाता है, ठीक है? एक सेकंड। तो यहाँ पर ये सिंपल सी स्टोरी है। एक सेकंड, ठीक है? बाकी आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो टॉर का मतलब होता है, ये जो
टारगेट होता है वो रेपामाइसिन का टारगेट होता है। रेपामाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल टॉक्सिन है जो काइनेज को इनएक्टिव कर देता है, इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी कैंसर ड्रग के तरीके यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है तो एंटी कैंसर ड्रग के रूप में रेपामाइसिन को यूज़ करते हैं, जो कि आपका सेरीन थ्रियोनीन काइनेज का इन्हिबिटर होता है, एमटॉर पाथवे जो आपका होता है। इसको आइडेंटिफ़ाई किया गया था, ईस्ट में किया गया था, ठीक है? इसके 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स को हम रैप्टर बोलते हैं, जो कि रेपामाइसिन सेंसिटिव होता है, राइट? ये करता क्या है? इट स्टिमुलेट्स सेल ग्रोथ बाय प्रमोटिंग राइबोसोम प्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो क्या होता है? वो आपका रिक्टर होता है, जो कि रेपामाइसिन से इनसेंसिटिव होता है। इसके अलावा ये बेसिकली क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, आपके जो आपका एमटॉर सेंसिटिव नहीं है, वही एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिव करता है? एकेटी को एक्टिव करता है और एक्टिन साइटोस्केलेटन वाया रोह फैमिली जीटीपीएस को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, मतलब एकेटी को करेगा और रोह को करेगा। तो उसको कैसे करता है? तो एकेटी एक्टिवेट्स करता है mTOR कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इज इनडायरेक्टली बाय फास्फोराइलेटिंग एंड देयरबाय इनहिबिटिंग जीएपी, मतलब एक यहाँ पे एक तो उस प्रोसेस से वो करेगा जो अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? दूसरा प्रोसेस ये होता है कि ये इनहिबिट करता है ग्वानिन जीटीपीएस एक्टिवेटिंग फैक्टर, आप इसको बोल सकते हैं टीएससी2, जो कि आपका मोनोमेरिक रैश रिलेटेड जीटीपीएस होता है, राइट? तो रैप को क्या करेगा? ये इनएक्टिव कर देगा। ये पूरी स्टोरी पुरानी वाली ही है, बस यहाँ पे आपका एक नाम बदल गया है प्रोटीन को, जिसको हम रेव बोलते हैं, ठीक है? तो द नेक्स्ट रिजल्ट इज द एकेटी, जो क्या करेगा? वो एक्टिवेट करता है एमटॉर को एंड देयरबाय प्रमोट सेल ग्रोथ। तो इससे क्या हो गया? सेल सर्वाइवल हो गया, मतलब जो अगर हमें सेल सर्वाइवल कराना था तो हमें क्या करना था? हमें बैड जीन को इनहिबिट करना था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाथवे है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक कॉमन फिगर बना हुआ है कि कैसे पैरेलल इंटर 5 कॉमन पाथवेज़ हैं जो कि जीपीसीआर और आरटीके दोनों ही एक-दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो जीपीसीआर पूरी स्टोरी आपको मैंने बता रखी है, यहाँ पे जी प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पे एक्टिव होने के बाद 2 स्टोरी थी, या तो वो एडेनाइल साइक्लेज़ के थ्रू काम करेगा और या तो वो फास्फोलाइपेज सी के थ्रू काम करेगा। कोई कन्फ्यूज़न? एडेनाइल साइक्लेज़ का मैंने आपको बताया था कि वो कौन से साइक्लिक को एक्टिवेट करेगा? साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेगा, जिससे प्रोटीन काइनेज ए होगा और जो भी इनका प्रोसेस होगा वो उसको रेगुलेट करेंगे। फिर क्या था? दूसरी प्रोसेस ये थी आईपी3 और डैग वाली स्टोरी थी, जहाँ पे कैल्शियम कैलमॉडलिन वाली स्टोरी आएगी। डैग वाला स्टोरी हो गया और इसके बाद जब आरटीके होता है तो वो पीआई3 काइनेज को एक्टिवेट करेगा, जहाँ पे वो 1 फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा, ठीक है? पीडीके1 जो होगा, जो कि एकेटी काइनेज को एक्टिवेट करेगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जीआरबी2 जो होता है, यहाँ पे एक सॉस कॉम्प्लेक्स होता है, रैस जीईएफ जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ से भी जो आपका ये मैप काइनेज काइनेज पाथवे जो होता है, तो इसके थ्रू ये अपना अपना फंक्शनल एक्टिविटी करेंगे। तो ये यहाँ पर ये सारी स्टोरी हो गई है इसको लेकर। बाकी अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और तो मैं यहाँ पर ये वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। बाकी आपको किसी भी स्टेप में यहाँ पे कोई भी समस्या हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ।